वैसे तो रूपी रूबल बहुत पहले भी हुआ करता था, लेकिन आज की जो बात है वो थोड़ी सी अलग है। और ट्रेड डेफिसिट घटाने की जो बात आई आपस में, $100 बिलियन का जो टारगेट रखा गया, वो देखने में तो थोड़ा एम्बिशियस लगता है, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे लगता है कि ये बहुत शीघ्र कर लिया जाएगा। फिर जो वीज़ा रिजीम आपस में एक दूसरों की रिलैक्स की गई है, और मुझे ये लग रहा है कि रशिया में भी एक ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई खाली एक कमोडिटी बेस्ड इकोनॉमी से बढ़ के और थोड़ा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव किया जाए, और उसके लिए भारत के पास जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है उसका उपयोग लेने के लिए मुझे लगता है कि रशिया भी आगे मूव कर रहा है। साथ बिल्कुल में साथ में ब्रिक्स ब्रिक्स का भी मेंशन किया गया, जबकि सबको पता है कि ब्रिक्स इज लाइक ए रेड रैग टू ट्रम्प। ब्रिक्स की चेयर हो अगले साल भारत करेगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कही गई। और जो कोऑपरेशन के जो आइडेंटिफाई किए गए एरियाज, जिसमें ऑयल बहुत प्रमुखता से है, ऑयल है, एनर्जी ओवरऑल इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एनर्जी, और आपके दूसरे क्षेत्र, डिफेंस तो खैर है ही, उसका नाम नहीं लेते हैं, बात अलग है। तो फिर इसको जो है, ये जो आपने फ्रेमवर्क क्रिएट किया विश्व व्यवस्था बदलने वाला, उसमें कैसे फिट बैठता है? सर, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो ये कि अगर हम इस समय जो दुनिया में चल रहा है, अगर हम यूक्रेन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से पहले पे जाएं, अगर आप देखें तो दुनिया में यूरोप इज ए स्टेगनेंट इकोनॉमी, वहां कुछ बचा नहीं। स्टेगनेंट इकोनॉमी है, इंटरनल क्राइसिस है, इमिग्रेंट्स के क्राइसिस हैं, और यूरोप के अंदर आपस में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं। अमेरिका की भी स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आज ऑलमोस्ट $38 ट्रिलियन का उधार हो गया अमेरिका। $38 ट्रिलियन। अब $38 ट्रिलियन ट्रंप साहब क्या इनकी कोई भी पुश्तें होंगी, वो इसको चुका नहीं सकती। तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गोलमाल अमेरिका की तरफ से दुनिया में होगा, चाहे वो इन द नेम ऑफ करेंसी डिवेल्यूएशन हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का एक दुनिया में फ्रॉड हो, बैंकों को मैनिपुलेट किया जाए, करेंसी को मैनिपुलेट किया जाए। अमेरिका को अगर अपने आप को बचाना है तो पूरे फाइनेंशियल मार्केट को अमेरिका बहुत बड़े ढंग से मैनिपुलेट करेगा, और इससे दुनिया में बहुत बड़ा नेगेटिव असर आएगा। ये बात हमें माननी होगी। तो इसीलिए पहली बात तो यह है कि अमेरिका अपने बोझ के तले दबता जा रहा है, और इस समय बहुत जरूरी है कि हम लोग डॉलर से बच के चले, क्योंकि डॉलर किस डायरेक्शन में जाएगा ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल कॉल होगी। इसमें इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन कहीं से समझ में नहीं आ रहा। पहली बात, जैसा यूरोप की हालत है, हालत खराब है। अब रही बात कि यूक्रेन की लड़ाई के बाद जो यूरोप ने मूर्खता करी कि हम रशिया से एनर्जी नहीं लेंगे, तो जिसको कहते हैं ना कि आप जिस पेड़ पे बैठे हो उसी को ही काट रहे हो। हालत ये हम्म। हुई है कि आज अमेरिका की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 से 3 गुना, जो यूरोप की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 2 से 3 गुना बढ़ गई। इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, लोकल इंडस्ट्री खत्म हो गई। उनकी डिपेंडेंसी चाइना पे और बाकी दुनिया पे और बढ़ गई। जहां वो अपने आप को आत्मनिर्भर करना चाह रहे थे, फाइनेंशियली स्ट्रांग करना चाह रहे थे, उल्टा कर बैठे। क्योंकि अब एक तो उनको एनर्जी खरीदनी है बाहर से, वो भी दुगने तिगने दाम पे। जो चीज वो पहले बना रहे थे और जो उस पे उनको आगे बढ़ना था, अब जब वहां एनर्जी नहीं रही तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? और जो वहां से थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग और केमिकल्स या फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट्स करते थे, उसका क्या करेंगे वो? तो सारी की सारी जो उनकी इंडस्ट्रीज थी वो वापस ज्यादा से ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हो गई। तो जो वो करना चाह रहे थे चाइना को साइडलाइन, वो उल्टा फंस गए अपने ही मूर्खता से। जहां तक ट्रंप साहब की बात है, उन्होंने टैरिफ लगाई ये सोच के कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हूं, लोग दौड़ के मेरे पास आएंगे। वो इस गलतफहमी में थे कि लोग आपको बहुत ज्यादा भाव दे रहे हैं। दुनिया ने उनको इग्नोर किया और कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया नहीं। जितने इन्वेस्टमेंट आए वो उन्होंने हाथ मरोड़ के, जबरदस्ती दादागिरी करके, धमका के
कमिटमेंट करा लिए। अब ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैंने अभी तक 17 ट्रिलियन डॉलर का कमिटमेंट ले लिया। अरे 17 ट्रिलियन डॉलर अगर अमेरिका में इन्वेस्ट हो गया तो सारे की सारी सिक यूनिट होंगी, वो बेचेंगे किसको? क्योंकि 17 ट्रिलियन डॉलर लगाने के बाद अल्टीमेटली बाजार तो वही है जहां चाइना इंडिया ऑपरेट कर रहा है। वहां पे आपको इंडिया और चाइना से काम कर मतलब कि कॉम्पीट करना है। अगर आप में इतना ही दम था तो आपकी कंपनियां छोड़ के चाइना क्यों गई? और आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, इन्वेस्टमेंट से क्या होगा सर? हार्डवेयर। आपको मैन पावर आपके पास नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, आपके वेजेस भारत और चाइना के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा है, तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो। रही बात कि हम रोबोटिक्स बनाएंगे, तो रोबोटिक्स की अगर आप फैक्ट्री चलाओगे तो आपकी पॉपुलेशन को क्या मिलेगा? आप और भी ज्यादा मोनोपोलीज क्रिएट कर दोगे विच आर ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका का ये मॉडल तो अपने आप में बहुत ज्यादा, आई विल से कि कन्फ्लिक्टिंग है। यूरोप में कुछ बचा नहीं। तो अब जो कहा जा रहा है, ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है, तो इंडिया रशिया के बीच में जो पार्टनरशिप वो इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि भारत और चाइना के बीच जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ट्रस्ट डेफिसिट। चाइना कभी भी भारत को टेक्नोलॉजी नहीं देगा, वो सिर्फ प्रोडक्ट देगा। रशिया के पास टेक्नोलॉजी है, बाजार नहीं है। तो जो रशिया है वो भारत को टेक्नोलॉजी देगा। भारत और रशिया ज्वाइंट प्रोडक्शन, ज्वाइंट को प्रोडक्शन के साथ भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, रशिया में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल, और दोनों मिलके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो चाइना प्लस वन की जो हम बात कर रहे थे, भारत प्लस रशिया का जो ज्वाइंट वेंचर्स होंगे, दैट विल बी ट्रूली चाइना प्लस वन के मॉडल में वो फिट होते हैं, क्योंकि दोनों के पास टेक्नोलॉजी है, बाजार है और इन्वेस्टमेंट की क्षमताएं हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक सही मॉडल है। अभी जो अगर हम बात कर रहे हैं 100 बिलियन डॉलर की, तो सब दुनिया में करीब 27-28 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होता है। अब उसमें 100 बिलियन डॉलर इज नथिंग अगर देखा जाए तो 100 बिलियन डॉलर लेकिन इस हिसाब से अच्छा है कि अगर हम यूक्रेन से पहले की बात करें, अगर हम 21-22 की बात करें, जब यूक्रेन के साथ लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, उस समय जो ट्रेड होता था रशिया से इंडिया और इंडिया से रशिया का, अगर हम टोटल भी देख लेते हैं सर, तो भारत से करीब 2-3 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते थे, तो वहां से करीब 4-5 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते थे। तो बहुत बड़ा कोई रिलेशन नहीं था अदर देन डिफेंस एक्सचेंज को लेकर। हम हथियार खरीदते थे और जो भी स्पेयर पार्ट्स रशिया हमको देता था, हथियार देता था, वो ट्रेड होता था। और थोड़ा बहुत जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स हमारे यहाँ से जाते थे, फार्मास्यूटिकल जाते थे, ज्वेलरी जाती थी, कारपेट्स वगैरह जाते थे, यही जाता था। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हम दोनों मिलके काफी बड़ा ट्रेड करेंगे। तो इस स्थिति के अंदर जैसे ही भारत ने इंपोर्ट शुरू किया क्रूड का, तो जो हमारा ट्रेड है वो पहुंच गया 60 बिलियन डॉलर 3 साल में। तो कहां पे 5-6 था, वो बढ़ के सीधा 50-60 पे पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ क्रूड जो भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है और रशिया के पास बहुत बड़ा रिजर्वायर है, ये एक नेचुरल अलाइनमेंट है। दूसरा जो एनर्जी और स्ट्रेटेजिक मिनरल का सोर्स है वो है आज आपकी तारीख में रेयर अर्थ। रेयर अर्थ अपने आप में क्रिटिकल कंपोनेंट है, भारत के पास भी है, रशिया के पास भी है। दोनों देश अगर मिलके टेक्नोलॉजी डेवलप करें टू काउंटर चाइनाज डोमिनेंस इन द वर्ल्ड मार्केट, तो पूरी दुनिया में चाइना के बाद इंडिया रशिया कॉम्बिनेशन कैन बी द सेकंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ रेयर अर्थ एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मैग्नेट्स। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा जो भी मिनरल्स हैं जैसे प्रीशियस मेटल, इस समय हम बात कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन की, तो गोल्ड बहुत बड़ा एक इशू बनता है। रशिया के पास रिजर्व्स हैं, भारत बहुत बड़ा मार्केट है। तो यहां पे भी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अगर होता है और रुपी रूबल ट्रेड की जगह अगर हम अपने यहाँ पे ट्रेड बढ़ाते हैं, जो रशिया को चाहिए वो भारत बना के दे, तो मुझे लगता है कि भारत की इंडस्ट्री को मौका मिलेगा। हम जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको एड्रेस पर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही भारत की इंडस्ट्री की कि हम लोगों ने कभी भी
जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है रशिया की और जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है, हमने उस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जितनी कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्री है वो मिलावट और कॉर्नर कटिंग के अलावा आगे बढ़ती नहीं। तो ना वो अपने देश के कंज्यूमर्स को खुश कर पा रहे हैं, ना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये एक माइंडसेट चैलेंज है। अब मोदी साहब इसको भारत की इंडस्ट्री का माइंडसेट कैसे बदलेंगे कि वी शुड फोकस ऑन क्वालिटी एंड रेस्पेक्ट द लॉज, जब तक ये नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि रशिया के लिए चैलेंज ये रहेगा कि भारत के साथ हम रुपी में कब तक ट्रेड करें, क्योंकि रुपी इकट्ठा करके हम करेंगे क्या। तो अल्टीमेटली भारत के लिए परेशानी होगी। तो भारत को रुपये बहुत इकट्ठा करके वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर वही मैं कह रहा हूं, तो इन्वेस्ट वो तभी करेंगे जब भारत में उनको ज्वाइंट वेंचर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और ज्वाइंट वेंचर अपॉर्चुनिटीज के लिए भारत के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स, जैसे रिफाइनरी है। अब रिफाइनरी जो थी वडनार में, वो अब रशिया के पास है, नायरा की। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि इसमें भारत की जो इंडस्ट्री है, रशिया भारत में बनाएगा, इन्वेस्ट करेगा, भारत में बनाएगा, भारत की मैन पावर को यूज करेगा और अपना प्रोडक्ट उठा के वापस ले जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एंटरप्रेन्योरशिप क्या कर रही है? इसका मतलब यह है कि भारत को आप यूज करो, यहाँ का रिसोर्स यूज करो, यहाँ का मैन पावर यूज करो और कमाओ और ले जाओ, और थोड़ा बहुत भारत में भी बेच दो। इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती है। हमारे यहाँ जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है उसको फायदा नहीं मिलता है। हमारे जो एमएसएमईज हैं उनको कोई बहुत ज्यादा गेन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब रशियन इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो विद फुल टेक्नोलॉजी, फुल ऑटोमेशन आएगा। वो हमारे यहाँ लेबर यूनियन और बाकी झंझटों से बचने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है सर कि ये इन्वेस्टमेंट आ सकता है, लेकिन उसका जो वाइड स्प्रेड ग्रोथ है वो तभी होगा जब भारत की कंपनियां सुधरेगी और हम लोग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे चाइना ने किया। उसको सुधरने में टाइम लगेगा। वो हमारे यहाँ पे माइंडसेट ब्लॉकेड है। रिसोर्सेज की कमी नहीं है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, मानसिकता की प्रॉब्लम है। उसको मोदी साहब किस कानून से सुधारेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।